हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 के। 2024 में जो भी क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर के, हम उनको आज देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द कॉलम है। इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया है, और आपको सही आंसर बताना है, टिक आउट करना है। तो सबसे पहले इकोलॉजी आता है। इकोलॉजी हमने पढ़ा भी है वीडियो सीरीज में कि इकोलॉजी टर्म देने वाले का नाम है अर्नेस्ट हिकल। ये एक बायोलॉजिस्ट है, जर्मन बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजी अर्नेस्ट हिकल। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नाम दिया था सर ऑर्थर टेंसले ने। ठीक है, सर ऑर्थर टेंसले ने। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हमने मालथूशियन मॉडल पढ़ा था जहाँ पे अलग अलग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हो रही थी, रीजंस बिहाइंड पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरीज की बात हो रही थी। तो ये है TR माल्थस ने दिया था। हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स नॉर्मन मायर्स ने दिया था टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का सेकंड। ए का सेकंड कहाँ है? ए का सेकंड यहाँ है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी आंसर नहीं पता होता, सिर्फ इकोलॉजी पता होता कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया है, अर्नेस्ट हेकल ने दिया है, तो भी आप सही आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि अपकमिंग क्वेश्चन, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए उसमें आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे सकते हैं, उसमें ऐसा सिंपल ऑप्शन नहीं देगा। दैट्स वाई आपको इन सबको याद रखना है, मस्ट रिमेंबर। ठीक है, याद रखना है। इकोसिस्टम का टर्म दिया था सर ऑर्थर टेंसले ने, तो बी का 3 हो जाएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ TR माल्थस ने। सी का 4 हॉटस्पॉट्स नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, तो थर्ड आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोलॉजिकल थॉट which believes in saving the forest as trees gives oxygen, better rainfall and air quality, and not saving the environment for its true innate value dominantly belongs to। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि फॉरेस्ट को सेव करना, कंजर्व करना, ये इसके पीछे जो लॉजिक है, जो रीज़न है, वो ये है कि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, रेनफॉल कंडीशन बेटर होती है और एयर क्वालिटी इंप्रूव होता है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट। दैट्स वाई फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए ना किया जाए नॉट सेविंग द इन्वायरमेंट फॉर इट्स ट्रू इनेट वैल्यू। मतलब जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू कॉन्सेप्ट है कि अर्थ इज़ फॉर एवरीवन, अर्थ and its resources is for every living organism, for every living organisms। ठीक है, इट्स नॉट ओनली बिलोंग्स टू ह्यूमन। तो अगर ह्यूमन अपने रिस्पेक्ट में, ह्यूमन अपने बेनिफिट के रिस्पेक्ट में इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की बात करेगा, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं शैलो इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन इन्वायरमेंट को उसके ट्रू वैल्यू और इम्पोर्टेंस के लिए कंजर्व करने की बात करेगा तो उसको हम बोलेंगे डीप इकोलॉजी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेल्फ बेनिफिट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका शैलो इकोलॉजी। शैलो इकोलॉजी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर गोल ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइड फंड? नॉट, क्वेश्चन में आपको पूछा है नॉट अ मेजर गोल, इसका मेजर गोल नहीं है। तो हमने पढ़ा था ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंजर्वेशन पे काम करता है। ठीक है, इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी हमने देखे थे।
तो पहला ऑप्शन है टू कंजर्व वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सही है, बिल्कुल सही बात है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल यूज़ करना है और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज पे फोकस करना है, तो ये तो कॉन्सेप्ट है ही, ठीक है। अर्थ को सेव करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट किया जाता है और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को। रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजप्शन, पॉल्यूशन को कम करना है और ऐसे कंजप्शन को कम करना है जिससे वेस्ट ज़्यादा क्रिएट होता हो, तो ये भी रिलेटेबल है, रिलेटेबल टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WWF। क्रिएटिंग वर्ल्ड वाइड फंड फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए वर्ल्ड वाइड फंड का निर्माण करना, क्रिएट करना, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एजुकेशन पे काम नहीं है, किस पे काम है? कंजर्वेशन पे, प्रोटेक्शन पे काम है, ठीक है। तो 4 सही जवाब होगा। यहाँ पे आपको नॉट पूछा है क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इज़ अ मेजर गोल पूछ रहा है या नॉट अ मेजर गोल पूछ रहा है, तो स्पेसिफिकली नॉट पे ध्यान देना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन, तो फर्स्ट अर्थ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल 1970, दिस इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इन अ फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, शुरू से लेके अंत तक इन प्रोसेसेस को ऑर्डर में अरेंज करना है फॉर अ फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो अगर फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ ऑप्शन जब आप देखोगे तो पैकेजिंग ऑफ फूड है, प्रोसेसिंग ऑफ फूड है, स्टोरेज ऑफ फूड है, मार्केटिंग ऑफ फूड है। तो इसमें एक चीज़ तो बहुत श्योर है कि मार्केटिंग जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, मार्केटिंग सबसे लास्ट में होता है, तो डी सबसे लास्ट में होगा क्योंकि स्टार्ट टू एंड पूछ रहा है, ठीक है। तो डी सबसे लास्ट होगा। डी के पहले क्या होगा? आप देखोगे डी इन दोनों ऑप्शन में सबसे लास्ट में है, इन दोनों में नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गए। मार्केटिंग से पहले क्या होगा? पैकेजिंग होगी। मार्केटिंग से पहले क्या होगा? पैकेजिंग होगा, पैक्ड होगा तभी तो मार्केट होगा, ठीक है। तो डी के पहले ए होना चाहिए, डी के पहले ए होना चाहिए। तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे ए सबसे पहले है इस ऑप्शन में, पैकेजिंग ऑफ फूड, देन प्रोसेसिंग ऑफ फूड, देन स्टोरेज ऑफ फूड, तो ये ऑप्शन यहीं गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डी के पहले जो है ए है, यानी कि प्रोसेस हो रहा है फिर मार्केट हो रहा है, तो ये अभी तक सीक्वेंस सही जा रहा है। बट इसके बाद ये बोल रहे हैं कि बी होना चाहिए, प्रोसेसिंग ऑफ फूड, और फिर उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, फिर स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, देन पैकेजिंग है, देन मार्केटिंग है, इनके अकॉर्डिंग ये है। बट अगर मेरी बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन बी, सी, ए, डी होना चाहिए। बी यानी कि सबसे पहले फूड को प्रोसेस करेंगे, फिर स्टोर करेंगे, फिर पैकेज करेंगे, फिर मार्केट करेंगे, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो मोस्ट रिलेटेबल ऑप्शन जो है, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन वो यही है, सेकंड वाला, तो आप इसके साथ जाओगे, ठीक है। बट अगर ये ऑप्शन दिया होता तो ये करेक्ट होता, बट ये ऑप्शन आपको कहीं भी दिया नहीं है, इसलिए हम मोस्ट करेक्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल सॉलिड वेस्ट। हॉस्पिटल सॉलिड वेस्ट के लिए मोस्ट सुटेबल डिस्पोजेबल मेथड क्या होगा? तो डंपिंग तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंटामिनेटेड वेस्ट होता है, ठीक है। टिश्यूज़ होते हैं और ब्लड होता है, कैंसरस सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, पैथोजेंस हो सकते हैं। तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ों की संभावना है, मतलब हॉस्पिटल वेस्ट, उसको आप ऐसे ही तो डंप नहीं कर सकते,
उसका कंपोस्ट भी नहीं बना सकते हो। कंपोस्ट मतलब फर्टिलाइज़र मटेरियल होता है कंपोस्टिंग के बाद। ये तो इसमें बेसिकली आपके ऑर्गेनिक मैटर का कंपोस्टिंग बनता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ होता है। कंपोस्टिंग होगी नहीं, डंपिंग होगी नहीं। पायरोलिसिस प्रोसेस इज़ वेरी वेरी एक्सटेंसिव प्रोसेस। यहाँ पे एक्सपेंस भी बहुत खर्चा होता है, ठीक है, और ये एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ करता है। तो इंसिनरेशन इज़ द राइट आंसर। ओके, इंसिनरेशन सही जवाब है। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 2-3 पेपर्स में देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसमें अलग अलग प्रोसेस के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनाता है, ठीक है। डज नॉट एक्सप्लेन। क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चन बहुत प्रॉपरली रीड करो। रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, देन प्रोसेस इट, देन गो फॉर द ऑप्शंस। ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन पहला है कैपेबिलिटी एक्सपेंशन थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपेबिलिटी एक्सपेंशन का मतलब है कि आप कैपेसिटी बढ़ा रहे हो बेसिकली, ठीक है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ स्किल। तो इकोनॉमिक मतलब अपनी कैपेबिलिटी भी बढ़ा रहे हो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, तो ये तो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। कैपेबिलिटी एक्सपेंशन थ्रू पावर्टी रिडक्शन, कैपेबिलिटी बढ़ रहा है और साथ ही साथ गरीबी कम हो रहा है, पावर्टी कम हो रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो शोइंग अ पॉजिटिव काइंड ऑफ रिलेशनशिप। कैपेबिलिटी एक्सपेंशन हो रहा है और सोशल सर्विसेज भी हो रहा है। सोशल सर्विसेज मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव ही शो कर रहा है। कैपेबिलिटी एक्सपेंशन थ्रू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब कि आप इंडस्ट्रीज़ सेटअप करते जा रहे हो, उससे इन्वायरमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब ये होगा तो ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए तो नहीं हो सकता, ठीक है। जब डिग्रेड होगा ओवर द टाइम इन्वायरमेंट तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी रिड्यूस होगा, हेल्थ इफ़ेक्ट्स देखने मिलेंगे, और क्या होगा, प्रॉपर क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, एयर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये सारे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। इट्स नॉट showing the positive relationship between human degradation और इकोनॉमिक डेवलप। मे बी इकोनॉमिक डेवलप हो जाए एक शॉर्ट टर्म के लिए, अगर मान लो आप ग्राफ बनाओगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, बट ओवर द टाइम जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया तो आपका ग्राफ नीचे जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी, ठीक है। दैट्स वाई ये रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में। So this is your right answer. Next question is nomadic movement are not considered as migrations because people move from one place to another. देखो माइग्रेशन क्या होता है। अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो ये एक एरिया है, एक पॉपुलेशन है किसी एक प्लेस पे कॉल्ड ए, और ये किसी प्लेस पे है बी। यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, कोई एक पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये यहाँ से 2-4 लोग मूव कर जाते हैं इस एरिया में। यहाँ पे भी ऑलरेडी पहले कोई पॉपुलेशन रह रही थी, अब यहाँ से 2-3 लोग मूव कर जाते हैं इस एरिया में, तो वो यहाँ चले गए, तो यहाँ का पॉपुलेशन साइज़ क्या हो गया, कम हो गया, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। सो दिस मूवमेंट
अकर्ड बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कुछ रीज़न की वजह से मूवमेंट होता है। वो रीज़न क्या हो सकता है? वो हो सकता है इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है, बिकॉज ऑफ द फाइनेंस, कमाने के लिए लोग शहरों में जाते हैं, ठीक है। और इन्वामेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है पानी की कमी हो या फिर कुछ और लैंड डिग्रेडेड हो, कोई और क्राइसिस हो, तो इन्वामेंटल फैक्टर हो सकता है। और किसी तरह का डिज़ास्टर हो सकता है, सपोज़ सुनामी आ गया या अर्थक्वेक आ गया, यहाँ पे काफ़ी प्रोन एरिया है, दैट्स नॉट वेरी डिज़ास्टर, मतलब डिज़ास्टर प्रोन एरिया, ठीक है। सो लोग यहाँ पे माइग्रेट कर गए ओवर द टाइम, तो बिकॉज दे आर माइग्रेटिंग, वो अपने प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न। लेकिन नॉमेडिक मूवमेंट में क्या होता है, उनके पास कोई इंटेंट रीज़न नहीं होता है, दे आर जस्ट माइग्रेटेड विदाउट एनी रीज़न, किसी रीज़न से गए, तो उसको हम माइग्रेशन ना बोल करके क्या बोलते हैं, नॉमेडिक मूवमेंट बोलते हैं। तो अगर इकोनॉमिक रीज़न है तो माइग्रेशन होगा, सोशल फैक्टर्स हैं तो माइग्रेशन होगा, फिजिकल रीज़न है तो भी माइग्रेशन होगा। लेकिन अगर कोई इंटेंशन नहीं है, मतलब ये सारे फैक्टर्स नहीं हैं, तो फिर वो नॉमेडिक मूवमेंट कहलाएगा, वो माइग्रेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गांधीयन इकोनॉमी मॉडल डज नॉट कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ। अब गांधीयन फिलॉसफी का जो कॉन्सेप्ट है वो मिनिमल लिविंग पे है। मिनिमल लिविंग मतलब कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, नीड ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही आप रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हो, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप रिसोर्स ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो वो गांधीयन इकोनॉमी मॉडल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड्स, अपने नीड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अपने ज़रूरत को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यही सही जवाब हो जाएगा आपका। ऐसा गांधीयन इकोनॉमी मॉडल नहीं कहता है, डज नॉट कंटेन, अगेन फोकस ऑन द क्वेश्चन। दूसरा है रिजेक्शन ऑफ क्लास वार। क्लास वॉर यानी कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास का जो मॉडल है वो क्लास सिस्टम को गांधीयन इकॉनमी रिजेक्ट करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेशनलिज्म का, देश प्रेम की भावना तो होती ही है गांधीयन के फिलॉसफी में। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिग्रेड ना करना, ओवर कंजप्शन ना करना, तो ये सब गांधीयन इकोनॉमिकल मॉडल में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगर आपको मटेरियल्स की ज़रूरत है जो भी पुराने लेक्चर्स में पढ़ाए गए हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लेना। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।